वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो ये सीरीज़ रहेगी ये हमारे पीजीटी हिंदी को टारगेट करने की रहेगी, ठीक है ना। हम इसे नाम देंगे पीजीटी हिंदी 2022। क्या होगा? एचपी पीजीटी हिंदी 2022 को टारगेट करने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसी तरह की आगे भी बहुत सारी आपको वीडियो आती रहेंगी। ये होगी पहली वीडियो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो ये वीडियो है ये सिर्फ पीजीटी हिंदी तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। ये आपके एलटी कमीशन, एनटी नेट, सेट जेआरएफ इत्यादि के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो उसमें ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगी। हाँ, ये भी बता दूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट है मार्कंडेय के द्वारा प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 भेद किए गए हैं। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि जो मार्कंडेय के द्वारा अपभ्रंश के कितने भेद किए गए हैं। तो ये किए गए हैं 3, और वो कौन कौन से हैं? नागर, उपनागर और ब्राह्मण। ये 3 भेद मार्कंडेय ने अपने प्राकृत सर्वस्व में किए थे। इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न बन सकता है। और एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनेगा कि जो प्राकृत सर्वस्व है ये किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी आपकी मार्कंडेय की रचना। तो देखिए, एक ही लाइन में ना जाने आपसे कितने प्रश्न बन सकते हैं। प्रत्येक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स भी आप बना सकते हो। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ये किया गया था चंड के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले चंड के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र का है। याद रखिएगा, किसका है? अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र का है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आपसे सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। और जो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो स्वयंभू थे इनका संबंध किस धर्म से रहा है? तो इनका संबंध रहा है आपका जैन धर्म से। आगे है, डॉक्टर भैयाणी के द्वारा स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो दोस्तों। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ से सीधा प्रश्न बनेगा कि जो किसने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा था? तो ये कहा गया था डॉक्टर भैयाणी के द्वारा। और दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है स्वयंभू को, और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न सीधे ये बनेगा कि जो अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्पदंत को। और किसने कहा है पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति? तो ये कहा था डॉक्टर भैयाणी के द्वारा। आगे है, 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्ण काल हरदेव बिहारी के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया है? 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश को स्वर्ण काल किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर हरदेव बिहारी के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। प्रश्न बनेगा सीधा सीधा कि जो दामोदर पंडित थे इन्होंने कहाँ के भाषा को अपभ्रष्ट कहा था? तो ये कौशल की भाषा को इन्होंने अपभ्रष्ट कहा था। अगला पॉइंट है, स्वयंभू के द्वारा अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किया गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न बना है कई बारी। जैसे देखिए, आपको पता होगा कि जो स्वयंभू है ये जैन धर्म के प्रतिपादक हैं, परंतु फिर भी इन्होंने जो अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किया था। तो यहाँ से सीधा प्रश्न बनेगा कि अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये स्वयंभू के द्वारा किया गया था। आगे है, सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से हुआ है। प्रश्न ये बनेगा सीधा सीधा कि सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ था? तो ये हुआ था अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से। आगे है, सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने कहा था?
तो जो सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि कहा था डॉक्टर बी भट्टाचार्य के द्वारा। अधिकतर बच्चे ये तो जानते ही होंगे कि जो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दूंगा कि बताना है आपने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा था। तो ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर वी भट्टाचार्य के द्वारा। अगला पॉइंट है अपभ्रंश काल 10वीं शताब्दी तक माना जाता है। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा दोस्तों कि अपभ्रंश का काल कब तक माना जाता है, तो ये बनेगा कि अपभ्रंश का काल माना जाता है 10वीं शताब्दी तक, परंतु अपभ्रंश काव्य 14वीं शताब्दी तक लिखा गया है। महत्वपूर्ण है ये भी। आगे है भारतीय आर्य भाषाओं का उदय 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। क्या है? भारतीय आर्य भाषाओं का उदय कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास से भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है। आगे है पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है, तो जो पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है अबहट से। याद रखिएगा किससे माना जाता है? अबहट से। अगला पॉइंट है यहाँ पर वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका में पूर्वी अबहट का प्रयोग किया गया है। आपको याद रखना है कौन कौन सी रचना है जिनमें पूर्वी अबहट का प्रयोग किया गया है। पहली तो है वर्ण रत्नाकर, दूसरी है कीर्तिलता, तीसरी है कीर्ति पताका। इन तीनों ही रचनाओं में पूर्वी अबहट का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से जो और तथ्य बनते हैं वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये तथ्य बनेगा कि जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है किसकी रचनाएं हैं? ये दोनों ही रचना है विद्यापति की, और इनकी भाषा क्या है? पूर्वी अबहट। ठीक है। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो पदावली है ये किसकी रचना है, तो ये भी विद्यापति की ही रचना होगी। और जो पदावली की भाषा क्या है, तो ये मैथिली है। इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। इसके पश्चात अलग ये प्रश्न बनता है कि जो विद्यापति है इनका क्या समय माना जाता है, तो 14वीं शती इनका समय माना जाता है। आगे है जो वर्ण रत्नाकर है ये किसकी रचना होगी, तो जो वर्ण रत्नाकर है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना होगी। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर का क्या समय है, ये भी इनका 14वीं शती का समय माना जाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण शास्त्र है। क्या है दोस्तों? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण शास्त्र है। इसमें भाषा के तौर पर मध्यदेशीय अबहट को प्रयोग में लाया गया है। सीधा प्रश्न बनेगा यहाँ से कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसमें किस अबहट को प्रयोग में लाया गया है, तो इसमें लाया गया है मध्यदेशीय अबहट को प्रयोग में। और यहाँ से अलग प्रश्न ये बन सकता है कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसका समय क्या है, तो इसका समय होगा 12वीं शती। और इसके रचनाकार कौन होंगे? दामोदर शर्मा। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये दामोदर शर्मा की रचना होगी। यह एक व्याकरण प्रधान रचना मानी जाएगी और इसमें मध्यदेशीय अबहट का प्रयोग किया गया है। अगला और आज का अंतिम पॉइंट है प्राकृत पेंगलम में पश्चिमी अबहट को प्रयोग में लाया गया है। क्या है दोस्तों? जो प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है इसमें पश्चिमी अबहट को प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो पूर्वी अबहट किस किस में प्रयोग में लाया गया है, तो जो वर्ण रत्नाकर है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, इन तीनों में ही पूर्वी अबहट को प्रयोग में लाया गया था। बाकी जो मध्यदेशीय अबहट किस में प्रयोग में लाया गया था, तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इसमें मध्यदेशीय अबहट को प्रयोग में लाया गया था। और ये भी प्रश्न बनेगा कि जो पश्चिमी अबहट है इसको किस ग्रंथ में प्रयोग में लाया गया था, तो ये लाया गया था प्राकृत पेंगलम में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो वीडियो है समाप्त हो जाती है। आप लोग जो वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।